हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, जो आज हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक एजुकेशन मैनेजमेंट यानी कि पेपर टू एजुकेशन के लिए जरूरी है। और जो अपना कॉमर्स है उसके पेपर में भी आ जाता है, मैनेजमेंट में भी आता है। बेसिकली पोस्टकॉप और सीपीएम एंड पीईआरटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, POSDCORB इसका पूरा डिफाइन भी करेंगे कि इसका मतलब क्या है, सीपीएम क्या है, पीईआरटी क्या है। पहले तो आपको इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, उसके बाद इसमें जो कंसेप्ट है वो पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। चलो, इससे पहले कि हम इस टॉपिक के बारे में बात करें, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूं। आपको पता है कि अपनी वेबसाइट है www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG है। इस पे हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं, ठीक है, और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस और पेपर 2 एजुकेशन ये पढ़ते हैं। और इसी सेशन जून के लिए हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है, पेपर 1 के लिए, पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस के लिए भी और पेपर 2 एजुकेशन के लिए भी। तो अगर आप थ्योरी की पार्ट करना चाहते हैं पेपर 1 का, तो 599 में है क्रैश कोर्स। अगर आप अभ्यास बैच करना चाहते हैं जिसमें 500 से ज्यादा PYQs हैं, ठीक है, वो भी 599 का है। और आप चाहते हैं कि थ्योरी प्लस अभ्यास बैच दोनों चीज हो जाए, तो वो 999 में है फ्रेंड्स, इस जून सेशन के लिए बेसिकली। और अगर बात करें आपका पेपर 2 अगर इन्वायरमेंटल साइंस है तो 1999 में इसी वेबसाइट पे आपको ऑल 10 की टर्न यूनिट का रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। और ऐसे ही पेपर 2 अगर एजुकेशन है तो उसके अगर आप विलिंग है तो आप अपनी वेबसाइट पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं POSDCORB ये क्या है, ठीक है ना। और ये नाम किसने दिया ये भी हम बात करेंगे कि ये किसने कॉइन किया इस नाम को, ये भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो इट इज द लिस्टिंग ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये बेसिकली क्या है, प्रबंधन के कार्यों की एक सूची है। जब हम मैनेजमेंट करते हैं किसी भी चीज का, आपको पता है मैनेजमेंट में क्या होता है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको बहुत अच्छे से हम यूज करें और जिससे ऑप्टिमम रिजल्ट्स आए हमारे पास, तो हम प्लानिंग बनाते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। तो वो एक पोस्टकॉप क्या है, एक बेसिकली प्रबंधन के कार्यों की एक सूची है ना, लिस्टिंग ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। और ये जो कॉइन किया गया नाम ये किसके द्वारा, लूथर गुलिक और लिंडेल उर्विक के द्वारा 1937 में ये नाम दिया गया। डायरेक्ट आपसे पूछा है कि पोस्टकॉप किसके द्वारा कॉइन किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अगर हम इसको पूरा बात करें कि पी का मतलब है प्लानिंग, पी का मतलब क्या है, किसी चीज की प्लान करना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं। उसके बाद ओ का मतलब है चीजों को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग। एस का मतलब है स्टाफिंग करना, स्टाफ की जरूरत होगी आपको, स्टाफिंग, ठीक है। डी का मतलब है डायरेक्टिंग करना, किस डायरेक्शन में काम करना है बेसिकली, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि इनका मतलब क्या है। और सी का मतलब है कोऑर्डिनेटिंग, यानी कि आपस में कोऑर्डिनेट करके सहयोगात्मक भाव रख के काम करना। आर का मतलब है रिपोर्टिंग करना, ठीक है। और बी का मतलब है बजटिंग, आपका क्या चीजें हैं, कितना क्या होता है, बजटिंग, पैसों का हिसाब, लेन देन, इस प्रोजेक्ट में क्या होगा, ये सब बजटिंग का बी का मतलब है। तो आपको इनका पता भी होना चाहिए, POSDCORB का मतलब क्या है। P फॉर प्लानिंग है, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग है, S फॉर स्टाफिंग है, D फॉर डायरेक्टिंग है, C फॉर कोऑर्डिनेटिंग है, R फॉर रिपोर्टिंग है और B फॉर बजटिंग है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम इनको थोड़ा सा डिफाइन करें कि क्या मतलब है, और थोड़ा, वैसे तो आपको नाम से सारी चीजें समझ में आ ही रही है, फिर भी देख लेते हैं। P फॉर आपको पता है प्लानिंग के लिए है, इट रिक्वायर्स वाइड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू मेक ए ब्लूप्रिंट ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म्ड। यानी कि पी का मतलब यहाँ पे हमने देखा प्लानिंग है, नियोजन है, यानी जो हम कोई काम करेंगे तो पहले उसका एक खाका तैयार करेंगे, ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, प्लान बनाएंगे, तो वही होता है प्लानिंग। और किए जाने वाले कार्य का एक तरह से खाका तैयार करना। और आपको पता है इसके लिए हमें बहुत अच्छा वाइड नॉलेज चाहिए, व्यापक ज्ञान चाहिए और प्रॉपर एक एक्सपीरियंस चाहिए। उसी के आधार पे तो हम क्या बना सकते हैं, किसी की प्लानिंग बना सकते हैं, किसी का ब्लूप्रिंट या खाका तैयार कर सकते हैं। ओ है ऑर्गेनाइजिंग के लिए, इट इन्वॉल्व चूजिंग द डिजाइन, सजेस्टिंग द स्ट्रक्चर, स्पेस प्लानिंग एंड एलोकेशन ऑफ द जॉब। यहाँ पे चीजों को अभी ऑर्गेनाइज करना है, उसका प्रॉपर आयोजन करना है कि किस तरह से कौन सी चीजें क्या होगी, जैसे कैसे डिजाइन को चुनना है, किस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए, है ना, कैसा नियोजन, किस तरह की प्लानिंग करनी है, और किस तरह कौन सी जॉब का किस तरह से आवंटन करना है ना, एलोकेशन करना है, यानी कि चीजों को ऑर्गेनाइज करना है। नाम ही कह रहा है चीजों को हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। एस फोर है स्टाफिंग, एस फोर स्टाफिंग,
दिस फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्टाफ रखना है यानी कि जो भी ह्यूमन रिसोर्स है उसका मैनेज करना है। और पर्सनल मैनेजमेंट, द रोल ऑफ स्टाफ और वर्कर इज वेरी सिग्निफिकेंट इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। पता है आपको सारे संगठन में स्टाफ का बहुत बड़ा रोल होता है। तो स्टाफिंग का मतलब यही है एक तरह से जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है ना, उसको क्या करना, मैनेज करना, प्रबंधन करना उसका प्रॉपरली। तो POS, D फॉर डायरेक्टिंग यानी कि चीजों को निर्देशित करना, गिविंग डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन और एडवाइस टू द स्टाफ टू परफॉर्म द वर्क एक्यूरेटली, efficiently and appropriately is known as the managerial function यानी कि डायरेक्टिंग, या यानी कि कर्मचारियों को कार्य को सही ढंग से, कुशलता पूर्वक और उचित रूप से करने के लिए निर्देश या सलाह देना प्रबंधकीय कार्य निर्देशन के रूप में जाना जाता है। यानी कि किस डायरेक्शन में कैसे काम करना है, किस तरह से एफिशिएंटली काम करना है, उनको डायरेक्शन देना। सी का मतलब है कोऑर्डिनेटिंग यानी कि समन्वय बनाए रखना। इट मींस इंटर रिलेटिंग और correlating various parts of the organization in order to achieve harmonious operation and avoid overlapping or duplication of work efforts। बेसिकली इसमें सामंजस्यपूर्ण संचालन करना होता है जिससे हम ऐसा ना हो कि चीजों को दोहराव हो जाए, कोई वही काम कर रहा है जो आप और कर रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में। इस तरह से ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, आपस में चीजों को सह संबंध यानी कि समन्वय बना के काम करना चाहिए, तभी चीजों को सही से हम मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो आर का मतलब है रिपोर्टिंग करना। रिपोर्ट करना, रिपोर्ट तो करेंगे ही ना। कीपिंग ऑल द स्टाफ मेंबर, सेक्शंस, सुपरवाइजर्स एंड पेरेंट बॉडीज इन्फॉर्म ऑफ द वर्क कंप्लीटेड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड वर्क टू बी डन। यानी कि सारी रिपोर्टिंग करनी है हमें कि किस तरह से हमने क्या कार्य हमारा कैसे प्रोग्रेस पे है, कितना हमने काम कर दिया, कितना बाकी है, ये सब रिपोर्टिंग करना। और बी है फिर बजटिंग के लिए। ठीक है, rough estimate of income and expenditure of an organization for a given period is called a budget। बेसिकली बजट हम बनाते हैं ना कि किसी भी निश्चित अवधि के लिए कितना हमें खर्चा करना पड़ेगा, कितनी हमारी इनकम है, किस तरह से है, ये होगा बजटिंग। तो ये है कॉस्ट कर्व, ये आपको ध्यान रखना है। सीधा सीधा पूछ लेते हैं फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है पढ़ने के बाद तो ना। जैसे आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि हु कॉइन्ड द फेमस कॉस्ट कर्व, यानी कि प्रसिद्ध पर्यावरणीय शब्द POSDCORB किसका बनाया हुआ है, ये आपसे पूछा गया था डायरेक्ट क्वेश्चन। तो हमने पढ़ा, गुलिक एंड उर्विक ने किया, ये अभी बात की थी हमने। ठीक है, तो इस तरह से फैक्ट्स भी पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, अब जो दो टर्म की बात कर रहे थे हम, CPM एंड PERT, पहले तो आपको इनकी फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। और ये दोनों के दोनों क्या है, यूं मान लो ये बहुत ही पॉपुलर जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए दो मेथड है, याद रखना। ये CPM और PERT, कोई भी हमारे पास प्रोजेक्ट है ना, कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको मैनेजमेंट करने के दो बड़े अच्छे मेथड हैं। CPM बहुत पॉपुलर मेथड है, CPM एंड PERT। इसमें जैसे जितने भी इवेंट्स होते हैं, है ना, क्या कौन सा इवेंट है हमारा और उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज करना है, कौन सा कितना टाइम लगेगा, सारी चीजों का एक तरह से एक नेटवर्क तैयार करना, नेटवर्क डायग्राम तैयार कर देते हैं। जैसे इसमें एक बात ध्यान रखना, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको एरो से शो करते हैं, है ना। और इवेंट्स को बेसिकली नोड से करते हैं, जैसे ये नोड हो गया, है ना, सर्कल से। जैसे कोई ये इवेंट है और इसमें ये ए एक्टिविटी की जा रही है, और ये इवेंट है ना, ये इवेंट है और इसमें कोई बी एक्टिविटी की जा रही है, इस तरह से। ठीक है ना, इसमें मान लेते हैं एक्स टाइम लगा, इसमें वाई टाइम लगा, इस तरह से हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देना है, नेटवर्क बना देना है। ये बेसिकली होता है किसमें कि इसमें CPM या बात करें PERT, लेकिन इसमें डिफरेंस भी है, CPM कब करेंगे, PERT कब करेंगे, ये भी बात है। और यहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं वो भी हम बात करेंगे। या बेसिकली एक क्या नेटवर्क डायग्राम बना देते हैं। याद रखना, जो एक्टिविटी जो भी हम करेंगे उसको एरो से डिफाइन करेंगे, इससे ये एक्टिविटीज, और जो भी हमारे इवेंट्स होंगे वो नोड से होंगे। ये ध्यान रखना, ये आगे लिखा भी हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया। तो चलो अब अगर हम बात करें, CPM का फुल फॉर्म है क्रिटिकल पाथ मेथड, एक तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। और PERT का मतलब है प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ठीक है, ये दोनों आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। मैनेजिंग रिसोर्स, मनी एंड टाइम टू रीच स्पेसिफिक गोल इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी बिजनेस एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हेल्प अचीव दिस। आपको पता है कोई भी बिजनेस हम करें, है ना, और उनके विशिष्ट लक्ष्यों तक हमें किसी पहुंचना होता है, हमारे स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, तो उसको पहुंचने के लिए हमें रिसोर्स को प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा,
जितने भी हैं, हमारा जो धन है उसको मैनेज करना पड़ेगा, टाइम को भी मैनेज करना पड़ेगा, तभी हम हमारे स्पेसिफिक गोल तक पहुंचेंगे किसी भी बिजनेस में। ठीक है ना, तो ये आपको बेसिक सी बात है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, प्रोजेक्ट क्या होता है, क्योंकि इसमें प्रोजेक्ट शब्द आया है। प्रोजेक्ट वैसे तो आप सुनते रहते हो कि इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, इस प्रोजेक्ट पे काम करना है। तो प्रोजेक्ट होता क्या है, आपको पता है एक प्रोजेक्ट में बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी, है ना, तभी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। तो ये क्या है, ए प्रोजेक्ट कैन बी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज और जॉब्स that are performed in a certain sequence determined logically or technologically and has to be completed within a specified time and cost meeting the performance standard। यानी कि एक परियोजना को बड़ी संख्या में गतिविधियों या फिर नौकरियों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो तार्किक या तकनीकी रूप से निर्धारित एक निश्चित अनुक्रम में निष्पादित की जाती है, और इसे प्रदर्शन मानकों को पूरा करते हुए निर्दिष्ट समय और लागत के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। और आपको पता है जो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, मैनेजमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट ऑन टाइम विद इन द बजट कॉस्ट एंड एडरिंग द टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस विच सेटिस्फाई द एंड यूजर्स। जो भी हमारा प्रोजेक्ट हमने बात की है, मैनेज किया है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, परियोजना प्रबंधन के उद्देश्य को बजट या लागत के भीतर, जितना भी बजट दिया है उसी के भीतर हम काम करें और उसका सफल समापन करें, यही तो सबका उद्देश्य होता है। तो प्रोजेक्ट क्या है, बहुत सारा जिसमें एक्टिविटीज हैं जो आपस में एक तरह से सर्टेन सीक्वेंस है उनका, कि इस सीक्वेंस में एक्टिविटी चलेगी, यही एक प्रोजेक्ट है बेसिकली। अगर इसमें सब बात करें, जैसे मैं कह रहा था कि एक नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे, जैसे कोई भी चीज है, जैसे आपने घर बनाना है, ठीक है, कोई भी कंस्ट्रक्शन करनी है तो बनाते हैं कि ये इतने दिन में ये हो जाएगा, इतने दिन में ये है। जैसे आपने कहा कि इतने दिन में, है ना, जैसे कंस्ट्रक्शन करना है, कोई बिल्डिंग बनानी है आपको, तो आपने कहा कि इतने दिन में ये नींव का काम हो जाएगा, नींव भराई के काम हो जाएगा, इतने दिन में ये हो जाएगा, इतने दिन में ये ढांचा खड़ा हो जाएगा। जो एक्टिविटीज हैं उनको आप एरो से डिफाइन कर दो, ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे, और जो आपके इवेंट्स है उसको नोट से कर दोगे और एक डायग्राम बना दोगे, जिससे आपका क्या है, आपको पता हो जाएगा कि कहाँ ज्यादा टाइम लगना है, क्रिटिकल पाथ कौन सा है, और कैसे उस पाथ को हम छोटा कर सकते हैं, कैसे टाइम को कम कर सकते हैं मैन पावर बढ़ा के। मान लेते हैं किसी को काम करने में, मान लो एक नींव है, वो 5 आदमियों को मान लो खोदने में इतना ज्यादा 10 दिन का समय ले रहा है एग्जाम्पल, तो अगर हम नंबर्स ऑफ रिसोर्स बढ़ा दें वहां पे, यानी कि मैन पावर बढ़ा दें, तो टाइम कम कर सकते हैं, क्या प्रोजेक्ट की नीड है, कितना हमारे पास कॉस्ट है, ये सारी चीजें हम उसको देख के मैनेज कर सकते हैं, कौन सा हमारा क्रिटिकल पाथ है ना। तो ये क्या है, ए पाथ इन ए नेटवर्क डायग्राम इज कंटिन्यूअस चेन ऑफ एक्टिविटीज। अगर हम डायग्राम बनाए तो क्या है, पाथ क्या है, ए नेटवर्क डायग्राम इज ए कंटिन्यूअस चेन ऑफ एक्टिविटीज that connects the initial event to the terminal event। इनिशियल इवेंट और टर्मिनल इवेंट का मतलब बेसिकली क्या है, जैसे हम काम स्टार्ट करते हैं बेसिकली, जैसे मान लेते हैं कोई ये इवेंट है और यहाँ हमने स्टार्ट किया और यहाँ ये इवेंट, इसके लिए ये खत्म हो गया, फिर ये इवेंट होगा, ये एक्टिविटीज होगी, तो ये बेसिकली इनिशियल है, ये टाइम है, जो जैसे इसको हम आई से लिख देते हैं और इसको बेसिकली हम जे से लिखते हैं। ये टेल हो गया, ये टेल वाला टाइम है जो शुरू हो रहा है, ये टेल हो गया, और ये हेड हो गया कि यहाँ हो गया, और इसके लिए अगर बी है तो इसके लिए ये टेल हो गया पीछे वाला, सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ से इस एक्टिविटी के लिए तो यहाँ शुरू हो रहा है और इसका ये हेड हो गया, तो ऐसे चलता रहता है बेसिकली। तो ये कह रहा है कि ये पाथ है वो एक नेटवर्क डायग्राम है, इज ए कंटिन्यूअस चेन ऑफ एक्टिविटीज that one connect the initial event to the terminal events। ऐसे ही जुड़े रहते हैं। The length of path is the sum of duration of all the activities those lie in it। जितना भी जो लेंथ की बात करते हैं वो ड्यूरेशन की बात करते हैं कि इसमें कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। क्रिटिकल पाथ जो हम बात कर रहे हैं, क्रिटिकल पाथ डिफाइंस द पाथ ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज ओनली। जो क्रिटिकल पाथ की बात करते हैं, है ना, वो क्रिटिकल गतिविधियों वाले पथ को परिभाषित करता है कि कौन कौन सी क्रिटिकल एक्टिविटीज है। इट इज द लॉन्गेस्ट अमंग ऑल द पाथ्स। बेसिकली जो ये क्रिटिकल पाथ होगा, ये सारे पाथ्स में क्या होगा, लॉन्गेस्ट होगा, इसको हम कम करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर प्रिपेयरिंग द नेटवर्क डायग्राम एंड इंडिकेटिंग द एक्टिविटी टाइम्स ऑन इट, वी कैन इम्यूनरेट ऑल द पॉसिबल पाथ फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ। यह सभी पाथ में क्या होता है, सबसे क्रिटिकल पाथ होता है वो लॉन्गेस्ट है। नेटवर्क आरेख तैयार करने और उस पर गतिविधियों के समय को इंगित करने के बाद
हम क्रिटिकल पाथ की पहचान करते हैं और उसके संभावित पथों की गणना कर सकते हैं। जैसे हम कोई चीज का फ्लो एक डायग्राम बना रहे हैं, नेटवर्क डायग्राम बना रहे हैं, उससे हमें पता लग जाएगा किस एक्टिविटीज से, है ना, और इस इवेंट को पूरा करने में इतना लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है, इसमें क्रिटिकल पाथ कौन सा है, कहाँ पे लॉन्गेस्ट टाइम लग रहा है, किस तरह से हम चीजों को मैनेज कर सकते हैं। ये सब बातें तभी तो पता लगेगी। एकदम से तो कोई भी जैसे आप काम करते हो तो सबसे पहले ये काम होता है ना कि इसमें ये लगेगा टाइम, ये लगेगा, इस तरह से हम एक नेटवर्क डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो सीपीएम के बारे में हम बात कर रहे हैं, कुछ और बात करें, है ना। बेसिकली पीईआरटी के बारे में भी हम बात करेंगे, इनमें दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। पहले हम सीपीएम की बात कर रहे हैं, क्रिटिकल पाथ की। द सीपीएम मेथड uses a network diagram to represent the task in a project and the dependencies between them। यही तो कह रहा है कि सीपीएम मेथड है, एक नेटवर्क डायग्राम हम यूज करते हैं। तो इसमें मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि इवेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल और नोड्स। जो इवेंट्स होंगे उनको ऐसे सर्कल या नोड्स के द्वारा दिखाएंगे। एन इवेंट इज ए पॉइंट इन टाइम व्हेन ए टास्क इज कंप्लीटेड। मान लो पॉइंट ऑफ टाइम की ये यहाँ से इवेंट शुरू हुआ, ये एक्टिविटीज हुई, ये यहाँ इवेंट हो गया खत्म, फिर ये इवेंट शुरू हो गया, इस तरह से ये चलता रहता है बेसिकली। और एक्टिविटीज जो होंगी वो रिप्रेजेंट किया जाएगा एरो के द्वारा, जो हम बात कर रहे हैं कि एक्टिविटीज एरो के द्वारा इन सीपीएम नेटवर्क डायग्राम। एक्टिविटी इज ए टास्क दैट टेक्स टाइम टू कंप्लीट, यानी कि कितना टाइम लेगी कंप्लीट करने में, वो बताता है एरो बेसिकली, है ना। और एक होता है ईएसटी। ये थोड़ा देखो, कई सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें इनको बहुत ज्यादा डिटेल में रिसर्च करके दिखाई जाती है, लेकिन आपके लिए इतना बेहतर है कि इन चीजों को ही जान ले आप। ईएसटी क्या होता है? अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होता है। द ईएसटी इज द सूनेस्ट टाइम, सबसे अर्लीस्ट टाइम होगा ना, लिख रखा है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, द सूनेस्ट टाइम दैट एन इवेंट कैन बिगिन, है ना, सबसे स्टार्टिंग का टाइम जहां से इवेंट है वो शुरू होगा। द ईएसटी इज कैलकुलेटेड बाय वर्किंग फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना, ऑफ द डायग्राम एंड एंडिंग द एक्टिविटी टाइम। जो बिगिनिंग वाला होगा, अर्लीस्ट नाम से ही कह रहा है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। जब भी हम कोई इवेंट को स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने कहा ना, यहाँ स्टार्ट करेंगे या एंड होगा ये एक एक्टिविटी, तो वो स्टार्टिंग टाइम है जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम बोलते हैं जिसको, ठीक है, सबसे पहले शुरू होने वाला समय। उसके बाद लेटेस्ट स्टार्ट टाइम है, ये क्या है देखना, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, ये एलएसटी बोलते हैं इसको। द लेटेस्ट स्टार्ट टाइम इज द दैट एन इवेंट कैन बिगिन विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट, है ना, कि जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट है उसको बिना डिले करे हुए कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, याद रखना, ठीक है। द एलएसटी इज कैलकुलेटेड बाय वर्किंग फ्रॉम द एंड ऑफ द डायग्राम, एंड इसको कैसे किससे घटा देंगे? एक्टिविटी टाइम से घटा देंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नवीनतम प्रारंभ समय, एलएसटी वह अंतिम समय है जब कोई इवेंट प्रोजेक्ट में देरी किए बिना शुरू हो सकता है, ठीक है। एलएसटी की गणना आरेख के अंत से काम करके और गतिविधि समय घटाकर ही की जाती है। जो भी हमारा लास्ट का जो रहता है एंड ऑफ रहेगा, उसमें से हम क्या घटा देंगे? एक्टिविटी टाइम उसका घटा देंगे, तो हमारा लेटेस्ट टाइम यानी कि बिना डिले किए हुए जो हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे वो एलएसटी हो गया। एक है स्लैक इवेंट टाइम, यानी कि सुस्त इवेंट समय, जैसे नाम ही कह रहा है। द स्लैक इवेंट टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम दैट एन इवेंट कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट, है ना। सुस्त इवेंट समय वह समय है जिसके दौरान किसी इवेंट को प्रोजेक्ट में देरी किए बिना विलंबित किया जा सकता है ना, सुस्त समय है वो। द स्लैक इवेंट टाइम इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द ईएसटी फ्रॉम द एलएसटी, यानी कि अगर हम स्लैक इवेंट टाइम निकालते हैं, ये थोड़ा सा याद रखना प्लीज, तो सुस्त इवेंट समय को अगर निकालना हो तो एलएसटी से ईएसटी घटाकर हम उसको गणना कर देंगे। एलएसटी यानी कि जो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम है उसमें से हम क्या घटा देंगे? हमारा जो ईएसटी है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है, उसको अगर हम घटा देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एसईटी आ जाएगा, जो स्लैक इवेंट टाइम है वो आ जाएगा। बेसिकली बात ये कह रहा है ये, ठीक है ना। ये इतना डिटेल में मतलब ठीक है, इतना शब्दों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है अकॉर्डिंग टू योर पेपर। इसका मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे इसमें कुछ सब्जेक्ट्स में इसमें प्रॉपर प्रैक्टिकली रिसर्च करके आपको क्वेश्चन से समझाया जाता है कि कैसे कैसे है, लेकिन आप इतनी बातें भी मेरे हिसाब से याद रख लोगे कि एक्टिविटीज एरो है, नोट्स में सर्कल जो इवेंट है वो नोट्स में है, ईएसटी क्या है, एलएसटी क्या है, इनका थोड़ा डेफिनेशन और फुल फॉर्म याद रख लोगे तो बहुत सही रहेगा। और स्लैक एक्टिविटी टाइम क्या है? सुस्त गतिविधि समय आ गया।
दो, आप मिक्स मत कर देना। जब हम ऊपर की बात कर रहे थे, ये क्या था, ये था स्लैक इवेंट टाइम, याद रखना है ना, स्लैक इवेंट की बात हो रही है और यहाँ एक्टिविटी की बात हो रही है। वो इवेंट था, ये एक्टिविटी है, ठीक है ना। स्लैक एक्टिविटी टाइम, द स्लैक एक्टिविटी टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम दैट एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट। इवेंट डिले की बात हो रही थी। द स्लैक एक्टिविटी टाइम इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द ईएसटी ऑफ द सक्सेसर इवेंट फ्रॉम द एलएसटी ऑफ द प्रीसीडर इवेंट। यानी कि ये कह रहा है सुस्त गतिविधि समय की गणना पूर्ववर्ती घटना के एलएसटी से उत्तरवर्ती घटना के ईएसटी से घटाकर देखी जाती है। ये क्या है, पूर्ववर्ती और सक्सेसर और एक पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती। पूर्व मतलब पहले। जैसे एक एग्जांपल देखिए, ये कोई इवेंट है और इसमें ये एक्टिविटीज ये की गई, ये हुआ, ठीक है, ये एक्टिविटी ये हुई और अब उसके बाद ये एक्टिविटी हुई और ये इवेंट है। तो अब देखिए ये जो बी है, बी के लिए ए क्या हो गया, ये पूर्व पहले काम हो गया, ये पूर्ववर्ती काम हो गया बी के लिए, और ए के लिए बी क्या हो गया, तो उसके बाद में उत्तरवर्ती काम हो गया। तो ये है पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती बात का, यानी कि एक तरह से क्या है, ये सक्सेसर हो गया और प्रीसीडर हो गया, इस तरह से होता है, पहले पूर्ववर्ती बाद में उत्तरवर्ती, इस तरह की बात है ये, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। और नोट, ये नोट भी आपको नोट की तरह संभाल के रखना है। ये क्या है, जो सीपीएम कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, जो हम क्रिटिकल जो बात की बात कर रहे हैं, सीपीएम इज एप्लीकेबल टू प्रोजेक्ट ऑफ रिपीटेटिव नेचर्स, यानी कि सीपीएम दोहराव प्रकृति की परियोजनाओं में लागू होता है। लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स है, ब्रिज है, एटसेट्रा। ये याद रखना, जैसे भवन पुल आदि के निर्माण में ये जो नेटवर्क बनाते हैं डायग्राम, यहाँ पे सीपीएम मेथड बेसिकली यूज होता है। दैट इज द प्रोजेक्ट मैनेजर हैज sufficient prior information on the activities involved and hence he can arrive at fairly accurate estimate of the activities time and therefore associated variation of it is of negligible order। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पीईआरटी जब पढ़ेंगे तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा बात। बेसिकली जो सीपीएम है, इसमें जो हम कंस्ट्रक्शन वगैरह में ये जो बनाते हैं, इसमें जो मैनेजर होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर, उसको एक्यूरेट लगभग टाइम का पता होता है कि इसमें इतना टाइम लगेगा, इसमें इतना लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा वेरिएबिलिटी नहीं होती है, पहले से थोड़ा चीजें पता होता है, सर्टेनिटी ज्यादा होती है इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन पीईआरटी में ऐसा नहीं होता, हम बात करेंगे, ध्यान से देखना है वो बात, ठीक है। जैसे पीईआरटी की बात करें तो पीईआरटी बेसिकली क्या है, इसका फुल फॉर्म देखना, प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, पीईआरटी, ठीक है ना। द एक्टिविटी, तो पीईआरटी का क्या होगा, द एक्टिविटीज ऑफ इंटायरली व्यू प्रोजेक्ट इन सम R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, से डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी। बेसिकली अगर हम बात कर रहे थे सीपीएम की, तो वो प्रोजेक्ट किसके लिए था, कंस्ट्रक्शन जैसे प्रोजेक्ट हो गए, है ना, बिल्डिंग वगैरह, पुल वगैरह, उनके लिए, ब्रिज वगैरह उनके लिए था। लेकिन यहाँ पे जो पीईआरटी है वो नए प्रोजेक्ट्स के लिए, जहाँ पे रिसर्च और डेवलपमेंट की बात होती है, बेसिकली वहां पे ये वाला मेथड होता है पीईआरटी, प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, है ना। जैसे नए प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी बनानी है, तो यहाँ पे आपको पता है नई चीजें हैं, तो टाइम का इतना सर्टेनिटी नहीं रहेगा, निश्चितता नहीं रहेगा, इतना डिटर्मिनेशन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, संभाव्यता वितरण होता है कि ऐसा हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, ये याद रखना, ये बेसिक डिफरेंस है। जैसे सीपीएम के हम बात कर रहे थे तो पहले से थोड़ा डिटर्मिनिस्टिक है कि ये होना है, ये होगा, इतना समय इसमें लगेगा, ये सारी चीजें वहां पता होती है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें पीईआरटी में, तो यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सामान्यतः ये मेथड यूज होता है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है क्या, ये सब बातें हैं। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि डिटर्मिनिस्टिक नहीं है यहाँ पे टाइम वगैरह, यहाँ पे वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि नई चीजें हैं। जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात है तो कुछ भी वेरी हो सकता है, तो ये थोड़ा बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है। तो वो कंस्ट्रक्शन वगैरह में हो गया, ये जो पीईआरटी है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ठीक है। जैसे इसमें हम बेसिकली जो पीईआरटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम जो टाइम होता है उस हर एक्टिविटी को 3 एस्टिमेट टाइम लेते हैं। इसमें कितने टाइम लेते हैं, 3 एस्टिमेट टाइम लेते हैं। एक तो मोस्ट लाइकली एस्टिमेट जिसको टीएम से शो करते हैं, एक ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट जिसको टीओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक पेसिमिस्टिक एस्टिमेट होता है जिसको टीपी से करते हैं। तो ये मोस्ट लाइकली जो है, यानी कि सबसे संभावित अनुमान, ये टाइम क्या है, मीन्स अ टाइम रिक्वायर्ड इन नॉर्मल कोर्स, यानी कि टीएम यानी कि सबसे संभावित अनुमान का आता है सामान्य क्रम में लगने वाला समय, कि यार नॉर्मली काम करेंगे तो इतना समय लगेगा। दैट इज ए वेरी रियलिस्टिक एस्टिमेट ऑफ टाइम, एज्यूमिंग दैट एवरी
थिंग्स प्रोसीड एज एंटिसिपेटेड, यानी समय का एक बहुत ही यथार्थवादी अनुमान है, यह मानते हुए कि हर चीज प्रत्याशित रूप से आगे बढ़ेगी, मतलब किसी तरह का हर्डल नहीं आएगा और सब काम स्मूथली चलता रहेगा, तो उसको बोलते हैं मोस्ट लाइकली एस्टिमेट, कितना टाइम तो लगेगा इस प्रोजेक्ट में। एक होता है ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट, इज ए गैस अबाउट द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड, दैट इज एवरीथिंग गोज ऑन वेरी स्मूथली विद पॉसिबली। अब ऊपर वाला तो कह रहा है कि यार इतना टाइम लगेगा, अगर कुछ चीजें भी आएगी चलती रहेगी, लेकिन यहाँ कह रहा है कि बहुत कुछ स्मूथ चल रहा है, सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा है, वेरी शब्द का यूज हो गया, ठीक है ना। और ये जो मिनिमम टाइम रिक्वायरमेंट, सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छे से चलेगा ना, तो इतना टाइम लगेगा। आशावादी अनुमान, न्यूनतम समय की आवश्यकता के बारे में एक अनुमान है, यानी कि अगर सब कुछ संभवतः बहुत ही सुचारू रूप से चलता है, सब कुछ बहुत अच्छे चलता है, तो एक होता है ना कि यार इतना टाइम लगेगा, लेकिन उसमें बहुत अच्छा चले तो कि भी इतना तो कम से कम टाइम लगेगा, वो होता है ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट। और एक होता है पेसिमिस्टिक एस्टिमेट, यानी कि निराशावादी अनुमान, इट इज ए गैस अबाउट द मैक्सिमम टाइम इट कैन कंज्यूम, यानी कि वो अधिकतम टाइम, या इतना समय, मैक्सिमम इतना समय लग सकता है अगर कोई चीजें अगर खराब होती है, ऑलमोस्ट अगर अगेंस्ट जा रहा है चीजें, तो इतना टाइम मैक्सिमम लग सकता है। जो निराशावादी होता है ना, वो कहते हैं इतना टाइम और मान लो लग जाएगा। तो अधिकतम समय के बारे में एक अनुमान है जो इसमें लग सकता है, यानी अगर लगभग सब कुछ प्रत्याशा के विरुद्ध हो जाता है तो ये 3 टाइम के एस्टिमेट करते हैं बेसिकली, किसमें, पीईआरटी में, ये याद रखना। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे टाइम है बिल्कुल ही वो नहीं है ना, उसमें जैसे हम बात कर रहे थे सीपीएम के बारे में, तो वहां पे डिटर्मिनिस्टिक था, इतना टाइम इतना लगेगा, लेकिन यहाँ पे इस तरह का नहीं है, 3 तरह के टाइम की बात कर रही है, बहुत वेरिएशन की बात की गई है, डिटर्मिनिस्टिक नहीं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये नोट है, इस नोट को भी नोट की तरह संभाल के रखना। ये नोट क्या कह रहा है, पीईआरटी इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर नॉन रिपीटेटिव एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, ये याद रखना, इन विच टाइम एस्टिमेट आर अनसर्टेन। जो अभी बात हो रही थी ना, पीईआरटी खास तौर पर गैर दोहराव जोरदार और जटिल परियोजनाओं के उपयोगी है, जिनमें समय का अनुमान है वो अनिश्चित होता है। सीपीएम इज बेस्ट यूटिलाइज फॉर रिपीटेटिव एंड नॉन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, ठीक है ना, when time estimate can be made with some measure of certainty। ये देखो जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, सीपीएम का सबसे अच्छा उपयोग दोहरावदार और गैर जटिल परियोजनाओं के लिए किया जाता है, जब समय का अनुमान कुछ हद तक निश्चितता के साथ लगाया जा सकता है, तब हम किसका यूज करते हैं, सीपीएम का यूज करते हैं। अगर इसको इतना पढ़ने के बाद अगर हम डिफरेंस देखें सीपीएम और पीईआरटी के बारे में, ठीक है ना, सीपीएम और पीईआरटी के बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया, पहले पढ़ चुके हैं कि, लेकिन अब अगर डिफरेंस की बात करें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीपीएम एंड पीईआरटी, तो सीपीएम क्या है, क्रिटिकल पाथ मेथड है, और पीईआरटी प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक है। तो देखो, इट इज एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक, जो सीपीएम है वो एक्टिविटी ओरिएंटेड है, यानी कि एक्टिविटी को हम एरो से शो कर रहे थे, तो ये एक्टिविटी ओरिएंटेड है, जबकि जो अगर पीईआरटी की बात करें तो ये इवेंट ओरिएंटेड है, ये याद रखना है ना, घटना उन्मुख है, और ये बात करें तो गतिविधि उन्मुख है, क्रिटिकल। एक्टिविटी से कौन है, क्रिटिकल वाला, और प्रोजेक्ट इवेंट यानी पीईआरटी है वो इवेंट से है, ठीक है। और सीपीएम मैनेज द प्रिडिक्टेबल एक्टिविटीज, और ये आपको पता है इसमें एक्टिविटीज है वो प्रिडिक्टेबल है कि ये चीजें होनी है, निश्चित है थोड़ी, यहाँ अनप्रिडिक्टेबल है, यानी कि एक तरह से अप्रत्याशित है पीईआरटी में। इट फोकस ऑन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, बेसिकली सीपीएम है वो कॉस्ट एंड टाइम दोनों पे ही करता है, कॉस्ट पे भी करता है और टाइम पे भी करता है, लेकिन जो पीईआरटी है वो फोकस किस पे करता है, टाइम कंट्रोल की बात करता है, ये ध्यान रखना है। इट इज सिंगल टाइम एस्टिमेट, और इसमें जो सीपीएम में सिंगल टाइम एस्टिमेट है, और इसमें 3 टाइम एस्टिमेट है, जो हमने बात की थी 3 टाइम एस्टिमेट की, ठीक है ना, कि सबसे ज्यादा कौन सा लग सकता है, मिनिमम कौन सा है, मैक्सिमम कौन सा है, ये सब और अगर बात करें सीपीएम का, ये एक डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है और ये प्रोबेबिलिटी मॉडल है। डिटर्मिनिस्टिक सीपीएम क्यों है, क्योंकि इसमें निश्चित रूप से मैनेजर को बहुत डिटरमाइंड होती है, जब ये नेटवर्क डायग्राम बनाता है, जब नोड और एरो का यूज करता है, तो मैक्सिमम टाइम का पता रहता है कि इतना इतना, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मॉडल होता है। तो ये जो डिफरेंस है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, प्लीज ये ध्यान रखना। जैसे ही आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन पूछा गया कि विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द कंपोनेंट्स ऑफ क्रिटिकल पाथ मॉडल। सीपीएम के बारे में आपसे पूछा है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है इवेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एरो, घटना को तीर से प्रदर्शित करते हैं, नहीं, इवेंट्स को हम एरो से नहीं करते, एरो को हम एक्टिविटी को एरो से करते हैं, तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया अभी, ठीक है। द अर्लीस्ट राइट टाइम इज द सूनेस्ट टाइम दैट एन इवेंट कैन बिगिन,
हमने बात की थी, अगर आपको बात है याद है तो ईएसटी के बारे में, यानी कि किसी घटना के प्रारंभ होने का शीघ्रतम समय अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कहलाता है। नाम से ही पता है, तो ये तो ठीक है, ठीक है। और अब बात करें एलएसटी की, द लेटेस्ट स्टार्ट टाइम इज कैलकुलेटेड बाय वर्किंग फ्रॉम द एंड ऑफ डायग्राम विद द टोटल टाइम एंड सबट्रैक्टिंग, या इसको घटाएंगे किससे, द एक्टिविटी टाइम फ्रॉम दैट। तो ये भी ठीक है। ये अगर आपको याद है तो एलएसटी की डेफिनेशन में हमने बात की थी कि चित्र के अंत में प्रारंभ करके कुल समय से गतिविधि समय को घटाकर लेटेस्ट टाइम की गणना की जाती है। बिल्कुल ठीक है। ए को छोड़ के बी भी है और सी भी है। आगे बात करते हैं, डी कह रहे हैं स्लैक इवेंट टाइम इज एक्चुअल एंगेजमेंट टाइम इन ए इवेंट। स्लैक इवेंट टाइम है किसी घटना के में वास्तविक, नहीं नहीं नहीं, ये स्लैक तो एक्चुअल एंगेजमेंट टाइम नहीं है। स्लैक वो तो एक स्लैक तो क्या था, जो अब में एक तरह से गैप आ रहा था, वो बात था, एक्चुअल एंगेजमेंट टाइम नहीं है, इसको काट दो। और ये देखो, द स्लैक एक्टिविटी टाइम इज नॉट वन शुड बी जीरो, बिल्कुल जीरो ही होना चाहिए। स्लैक है वो गैप था एक तरह से, है ना। नोट एक पर स्लैक एक्टिविटी टाइम है वो शून्य होना चाहिए, बिल्कुल शून्य होना चाहिए, तभी बात सही बनेगी। स्लैक के बारे में हमने बात की थी कि स्लैक क्या है। स्लैक एक तो स्लैक इवेंट टाइम की बात की थी और स्लैक एक्टिविटी टाइम की बात की थी, ठीक है। तो वो स्लैक जो हमारा एक्टिविटी टाइम है वो शून्य होना चाहिए, तभी चीजें ठीक होगी। तो इसमें राइट आंसर कौन सा आ गया, बी आ गया, सी आ गया और ई आ गया, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट हो गया। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन सीपीएम से आपसे पूछ लेते हैं, तो आपको डिफरेंस भी पता लग गया होगा और सीपीएम और पीईआरटी का भी पता लग गया होगा। तो प्लीज आप लोग अच्छे से सारी चीजों को करें और अपने चित्त को शांत रखें, है ना, किसी भी तरह की टेंशन ना लें। और आपको फिर इंफॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स की, आपको पता है हमारी वेबसाइट है www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG है, जिसपे हम कंप्लीट पेपर सेशन के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है 599 में, और अभ्यास बैच जिसमें 500 से ज्यादा क्वेश्चन वो भी 599 में। कॉम्बो पैकेज है वो 999 में है। और अगर पेपर 2 आपका इन्वायरमेंटल साइंस है या फिर पेपर 2 एजुकेशन है, तो इस सेशन के लिए 1999 में आपको मिलेगा। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG पे। अगर आपको सब कुछ ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो अगर आप ये ड्यूटी समझते हो, एथिकल वैल्यूज समझते हो, तो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। मैक्सिमम आप हमें अगर अच्छा लग रहा है आप तो लाइक शेयर सब चीजें आप कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमें भी शायद मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स, और चीजें करने का भी मन करता है कि और अच्छा कुछ बेहतर करने की कोशिश करें, ठीक है। तो आप अपनी चित्त को शांत रखें, किसी भी तरह की टेंशन ना लें, बहुत आराम से सारी चीजों को करना है फ्रेंड्स, अपने रिलैक्स रह के सारी चीजों को करना है। और आप की नोट्स बनाते हुए चलें, हमेशा शॉर्ट नोट्स हमें बनाना चाहिए, जिससे एग्जाम में हमें रिवीजन में बहुत फायदा मिलता है। जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है उनको की नोट्स में आपको नोट करना चाहिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।